मेरा नाम रमेश है। मैं आज आप लोगों को अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं सिनेमा हॉल में चौकीदारी की नौकरी किया करता था। मेरी उम्र लगभग 27 साल थी। मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी और मैं यहाँ से काम करके अपनी फैमिली को पैसे भेज दिया करता था। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सकती। दिल्ली शहर के सिनेमा हॉल में चौकीदार की नौकरी किया करता था और किराए पर मैंने एक कमरा लिया हुआ था। महीना हो जाता तो किराया चुका देता था और खाना होटल से खा लिया करता था। मेरा सारा टाइम ज़्यादातर सिनेमा हॉल में ही गुजरता था। सुबह से लेकर मुझे रात हो जाती थी। चौकीदार की नौकरी करते करते उसके बाद रात को अपने कमरे पर जाकर सो जाता था। फिर दूसरे दिन को मेरा वही रूटीन होता था। आज भी रोज़ की तरह मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। शो पूरा हो जाने के बाद मैं वॉशरूम चला गया था, क्योंकि जब शो पूरा हो जाता था लोग बाहर निकल जाते थे, तब मुझे उन पर ध्यान रखना होता था। लेकिन जब शो पूरा हो चुका था और सारे लोग बाहर निकल चुके थे, इसीलिए मैं वॉशरूम की तरफ चला गया था। ड्यूटी के टाइम पर मेरा अपना कोई भी पर्सनल काम नहीं हो पाता था। सच में चौकीदार की नौकरी करना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम होता है। ये बात मुझे अब चौकीदार की नौकरी करते हुए समझ आ रही थी। अभी मुझे वॉशरूम गए हुए लगभग 5 से भी कम मिनट का टाइम हुआ था कि पार्किंग की साइड से गुजरकर गेट की तरफ जा रहा था। तब मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर पार्किंग की जगह पर कोई भी नहीं था। मैं अपना वहम समझकर कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर थोड़ी ही देर के बाद मुझे फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। अब की बार रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी और आवाज़ कोने वाली कार की तरफ से आ रही थी। मैं भागता हुआ कार की तरफ को गया और देखने लगा कि कौन सी कार से रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा और हर एक कार के अंदर झांक कर देखा, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक कार के नीचे से किसी के पैर नज़र आए। मैंने कार के नीचे झांक कर देखा तो कार के नीचे कोई लेटा हुआ था। मैंने देखा कि कार के नीचे कोई लड़की छुपी हुई थी। ये सुकड़ कर के नीचे लेटी हुई थी और बड़ी सहमी हुई नज़र आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे उसके थोड़े से पैर बाहर निकलते हुए दिखाई दे गए थे, वरना मैं तो उसे ढूंढता ही रह जाता कि न जाने किसके रोने की आवाज़ आ रही है। वो लड़की बुरी तरह से रो रही थी और उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। मैंने उससे कहा कि बाहर निकलो। जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो वो खामोश हो गई और मेरी आवाज़ सुनकर वो और भी ज़्यादा डर गई। तभी मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि बाहर निकलो, डरो मत मैडम, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता दो, लेकिन बाहर तो निकलो। इस तरह से कार के अंदर छुपे रहने से तुम्हारी परेशानी हल नहीं होगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने जब ये सब कहा तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो इधर उधर देखते हुए कहने लगी, क्या सब लोग चले गए हैं? अब यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा ना? वो लड़की न जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी और न जाने किस बात से तसल्ली करना चाह रही थी। मैं उसको साइड पर ले गया और बैठने के लिए चेयर दी। अब जबकि शो आधे घंटे बाद का था, इसलिए मेरे पास उससे बात करने के लिए लगभग आधे घंटे का टाइम था। मैंने उसे बैठने को कहा और कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, सब लोग चले गए हैं। लगभग आधे घंटे बाद फिल्म का नेक्स्ट शो है। और आप कौन हो? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे बताओ, यहाँ की पुलिस तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। मैंने उस लड़की से बड़े प्यार से ये बात कही थी। मेरी इतनी हमदर्दी देखकर उसके तो आंसू निकलने लगे। तभी मुझे उस लड़की पर रहम आ गया और मैं उसके लिए पानी की बोतल लेने चला गया। मैंने उसे पानी पीने के लिए कहा। पानी पीने के बाद वो लड़की थोड़ी नॉर्मल हुई थी, लेकिन उसकी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी भागदौड़ करके आ रही है। उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा था। मैंने अपनी पैंट की जेब से निकालकर उसे अपना रुमाल पसीना साफ करने के लिए दे दिया। मैंने कहा, ये लो और अपना चेहरा साफ कर लो। आपका चेहरा बहुत गंदा हो रहा है और मुझे तसल्ली से बताओ कि आपको कहाँ जाना है और मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। क्या आपको कहीं जाना है? आप जिस तरह से कहोगी मैं वैसे ही आपकी मदद कर दूंगा। वो लड़की कहने लगी कि मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं है, जबकि मेरा इस दुनिया में भी कोई नहीं।
मैंने कहा, जब आपका कोई नहीं है तो फिर आप यहाँ पर किस तरह से आई हो? वो कहने लगी, मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं अपने ही घर से निकलने पर मजबूर हो गई। मैं इस शहर की नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर में रहती थी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और इसीलिए अनाथ आश्रम में रहती थी। अनाथ आश्रम में मुझसे कहा गया था कि एक फैमिली को केयर टेकर की ज़रूरत है, इसलिए उन लोगों ने मुझे भेजने का फ़ैसला कर लिया था। मैं भी खुश हो गई थी कि चलो मैं अपना भी कुछ कमा सकती थी, इसलिए वो फैमिली मुझे यहाँ पर दिल्ली लेकर आ गई और उन लोगों ने मुझे अपने बच्चे संभालने के लिए दे दिए। मैं दिन रात उनके बच्चों को संभालती थी। जिस घर में मुझे केयरटेकर की नौकरी के लिए रखा गया था, वहाँ की मालकिन तो बहुत अच्छी थी और बहुत रहमदिल औरत थी। मालकिन ने हमेशा से ही मेरी मदद करनी चाहिए थी और मुझ पर मेहरबानी भी करती थी। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे इस फैमिली के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उनके बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। इसी वजह से मालकिन खुश होकर मुझे काफ़ी सारे पैसे भी दे दिया करती थी। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैं मालकिन के दिए हुए पैसों से शॉपिंग भी कर लेती थी और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेती थी। मुझे उस घर में टाइम से खाना भी दिया जाता था और रहने के लिए कमरा भी दे दिया गया था। मुझे इस घर में काम करते हुए किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी, बल्कि मैं यहाँ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। मेरी मालकिन का पति अमेरिका में नौकरी करता था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर पर आया था। एक रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, इसलिए मैं बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। उधर मालकिन अपने पति के आने में बिजी हो गई थी। इस वजह से बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन मजबूरन मुझे कमरे से बाहर निकलकर बच्चों की देखभाल करने के लिए जाना ही पड़ा था। तभी मालकिन के पति की नज़र मुझ पर चली गई। मालकिन का पति बड़ी घूर घूर कर मुझे देख रहा था। उनके होते हुए मुझे अपना काम करना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में वापस आ गई थी। और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा आराम करने का बहुत मन कर रहा था। घर के सारे लोग सो चुके थे। लगभग 2 बजे का टाइम था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। मैं जाग रही थी, तभी अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे में मालकिन के पति आ गए। उन्हें अपने कमरे में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। वो मेरे कमरे में आकर मेरा हाल चाल पूछ रहे थे और हाल चाल पूछते पूछते वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। उनकी इस हरकत से मैं बड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी शिकायत मालकिन से कर दूंगी, आप मेरे कमरे से चले जाइए। उस दिन तो मालकिन का पति मेरे कमरे से चला गया था, लेकिन अगले दिन मालकिन ने कहा कि तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मालकिन तो घर से निकल गई थी, लेकिन घर पर मालिक, बच्चे और मैं थी। मालकिन के घर से निकलने के बाद मालिक ने मेरे करीब आने की कोशिश की। जब मैंने भागना चाहा तो मालिक ने मेरे बालों को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मालिक मुझसे कहने लगा कि तुम्हें मेरे बच्चों के साथ साथ मेरा भी ख्याल रखना है। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगा। मालिक की ये सारी बातें सुनकर मैं तो बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे मालकिन के आने का इंतज़ार था और मैंने ठान लिया था कि मालकिन आ जाएंगी तो मैं उनके पति के बारे में उन्हें सारी बात बता दूंगी। मगर बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मालकिन नहीं आई थी। पता चला कि मालकिन शॉपिंग मॉल से अपने मायके चली गई। जब ये बात मालिक को पता चली तो वो फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब की बार जैसे ही मालिक मेरे करीब आने लगे, मैं भागकर घर से बाहर निकल गई थी और घर के बाहर ही कहीं छुप गई थी। मालिक को लगा कि मैं घर से भाग गई हूँ, लेकिन तभी अचानक मुझे मालकिन की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मालकिन घर पर आ गई थी और मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गईं और अंदर जाकर अपने पति से सवाल किया कि ये लड़की तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। मालकिन ने कहा कि अगर ये सच कह रही है तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हारी हरकतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। न जाने तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं सिर्फ इस घर में तुम्हारे बच्चों की खातिर रुकी हुई हूँ, वरना तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कब का छोड़कर चली जा चुकी होती। फिलहाल उन दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया। मालकिन ने मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया, लेकिन मालिक ये सब कुछ देखकर गुस्से से पागल हो गए थे। उस टाइम तो वो मालकिन की वजह से खामोश ही रहे, सिर्फ मुझे घूर कर ही रह गए।
लेकिन अगले दिन जो मैंने सुना उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, इसलिए मुझे वहाँ से भागकर आना पड़ा। मालिक किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे, वो केयर टेकर लड़की, उसको तो मैं जल्दी ही अपने काबू में कर लूँगा और तुम लोगों के पास लाकर छोड़ दूँगा। मुझे उसके बदले ज़्यादा रकम चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसकी खूबसूरती के पैसे तो ज़्यादा बनते हैं। पहले वाली लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे उसके कम पैसे दिए थे, लेकिन अब की बार मुझे डबल रकम चाहिए। इस सब का मतलब ये था कि मालिक मुझे बेचना चाहता था। ये सब सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और मैं उसी टाइम पलटकर घर से भागी, मगर चौकीदार ने जाकर मालिक को बता दिया था कि मैं भाग गई हूँ। तभी मालिक ने मेरे पीछे 2-3 गुंडों को भेज दिया था और मैं भागते भागते यहाँ के एरिया में आ गई। यहाँ आकर मैंने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जब मैंने अपने पीछे गुंडों को आता हुआ देखा तो मैं भागकर सिनेमा हॉल के अंदर घुस आई और कार के नीचे छुप गई थी ताकि मुझे वो लोग देख न सके। वो लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आई और इसी वजह से मैं डरकर बुरी तरह से रो रही थी। मगर भगवान की कृपा से मुझे उन लोगों ने नहीं देखा। मैं उन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देख चुकी थी क्योंकि वो लोग यहाँ पर मेरी तलाश कर रहे थे। उसके बाद मुझे आपने देख लिया। मैं घबरा गई थी कि कहीं आप उनमें से ही तो कोई नहीं हो, लेकिन जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरी सांस में सांस आ गई थी। अभी तक उन लोगों का डर मेरे दिल से निकला नहीं है। वो लड़की इतना बताकर खामोश हो गई थी। उसका हाथ लगातार अपने सिर पर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, या फिर वो लड़की मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाह रही, मगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल वो लड़की बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैडम, इस शहर में तुम्हारा कोई तो रिश्तेदार होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए 2-3 महीने हो गए, तो तुम्हारी किसी से जान पहचान तो ज़रूर हो गई होगी। मैं उसी के पास तुम्हें छोड़ आऊँगा जिसको तुम जानती हो, और मुझे जल्दी बताओ, शो शुरू होने में 10 मिनट ही तो रह गए हैं। उसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी पर भी ध्यान देना है और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता। मैं तो खुद एक बेघर इंसान हूँ। गांव से यहाँ शहर में चौकीदार की नौकरी करने के लिए आया हूँ। मेरे पास एक किराए का मकान है जहाँ पर मैं किराया देकर रहता हूँ और होटल का खाना खा खा कर गुजारा करता हूँ। बस मेरी ज़िंदगी तो इसी तरह से गुजर रही है। अब बताओ, मैं तुम्हारा ध्यान किस तरह से रखूँगा? जिस कमरे में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी मेरे साथ 2-3 लड़के रूम शेयर करते हैं। मैं वहाँ पर भी तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि मुझे भी वो कमरा बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि उस कमरे में मेरे साथ लड़के रहते हैं। मेरी तो यही मामूली सी नौकरी है, इसमें मुझे भी ज़्यादा पैसे नहीं बचते। रूम शेयर करने पर भी आधे से ज़्यादा पैसे मेरे किराए में चले जाते हैं। मैं तो गांव में दर बदर की ठोकरें खा रहा था। तब किसी ने मुझे यहाँ की नौकरी के बारे में बताया तो मैं शहर चला आया और नौकरी करने लगा। अब अपने परिवार की खातिर यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। मेरी 3 कुंवारी बहन है और मैं उनका इकलौता भाई हूँ। मेरी माँ भी विधवा है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैंने उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने उससे कहा, चलो अभी तो रात होने में काफ़ी टाइम है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बैठा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी तो तब देखूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। ये कहकर मैं उसे ऑफिस में ले गया और वो बैठ गई। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए गेट पर चला गया था, मगर मैं लगातार लड़की के बारे में ही सोच रहा था और मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ ही पड़ा हुआ था कि आखिर मैं इस अनजान लड़की का क्या करूं। हालांकि वो लड़की मेरी जान पहचान की नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। अब जब मैं उसे ज़ुबान दे चुका था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की और इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की और फिर इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने इस लड़की के बारे में मुझे बहुत गलत एडवाइस दी। वो गलत गलत बातें करने लगा। उसका मतलब ये था कि हम इस लड़की का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फ्रेंड की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं औरत की इज्जत करने वाला इंसान था। किसी भी लड़की को देखकर कभी मेरी नीयत खराब नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी जवान जवान बहनें थीं। रात के लगभग 8 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी। वो लड़की अभी तक ऑफिस में ही एक साइड को बैठी हुई थी और वो आंखें बंद करके नींद ले रही थी। जब मैंने उसे जगाया तो उसके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था।
मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ, वहाँ पुलिस तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर इस तरह से रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। सारी रात पड़ी है, तुम कहाँ जाओगी? शहर का माहौल बहुत खराब है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता। मैं तुम पर सिर्फ इतना ही एहसान कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। तुम पुलिस को अपनी सारी परेशानी बता देना और पुलिस तुम्हारे ठिकाने तक तुम्हें पहुँचा देगी। वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाओ, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। उसकी आंखों में ये कहकर आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, इस शहर में मेरी एक दूर की बहन रहती है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ, वहाँ पर रात गुजार लेना, उसके बाद सुबह देखते हैं कि तुम्हारा क्या किया जाता है। हो सकता है कि सुबह तक कोई सॉल्यूशन निकल आए। मेरी बहन के घर तुम आराम से रह सकती हो, और मेरी बहन एक बड़े से बंगले में नौकरी करने जाती है, या फिर तुम उसके साथ काम पर चली जाना। मैंने उस लड़की को काफ़ी सारे सॉल्यूशन बताए थे और उसके चेहरे पर बेफिक्री भी नजर आने लगी थी, मगर अभी तक वो लड़की अपने सर पर हाथ लगाए हुए बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो खड़ी हो जाए और आगे बढ़े। तभी उसने मुझसे मेरी शर्ट मांगी और कहने लगी कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, अपनी शर्ट देकर। मैं खामोशी से बाहर आ गया था। जब मैं बाहर आया तो उसने मेरी शर्ट को अपने चेहरे पर इस तरह से बांध लिया था कि उसे कोई पहचान न सके। मैंने दूसरी शर्ट पहन ली और मैं उसे लेकर अपने रिश्ते की बहन के घर पर आ गया। वहाँ पर अपनी बहन को उसके बारे में सब कुछ बता दिया और उस लड़की को अपनी बहन के घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे पर वापस चला आया। कमरे में आकर मैं अपने सारे काम से फ्री होकर लेट गया था, लेकिन लेटते ही मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार घूम रहा था। मैं उस खूबसूरत लड़की के बारे में ही सोच रहा था, जिसकी मासूम सी आंखों में काफ़ी सारे राज छुपे हुए थे और जिसकी खूबसूरती का मैं एक ही बार में दीवाना हो गया था। मगर मैं उसके सपने नहीं देख सकता था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, और वो भले ही कोई अनाथ लड़की थी, मगर वो पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, जबकि मैं गांव का रहने वाला एक परेशान और बेरोजगार लड़का था। काफ़ी देर तक इस लड़की के बारे में सोचते सोचते मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह को जैसे ही मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे उस लड़की का ही ख्याल आया। मैं भागता हुआ उस लड़की के बारे में पता करने के लिए अपनी बहन के घर चला गया। जब मैं अपनी बहन के घर गया तो वो लड़की बड़ी खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। मैं देख रहा था कि जिस लड़की को मैंने कल देखा था और जिसको मैं अब देख रहा था, क्या ये वही लड़की है? क्योंकि कल इस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और ये रोनेहार हो रही थी, मगर अब ये लड़की काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसकी नज़रें मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उस लड़की से पूछ लिया, क्या बात है मैडम, आप आज बहुत खुश लग रही हो, लगता है कि मेरी बहन ने आपका बहुत ख्याल रखा है। मैंने बात अपनी बहन के ऊपर टाल दी तो वो कहने लगी, हाँ, तुम्हारी दीदी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मैं इस बात से नहीं बल्कि किसी दूसरी बात से खुश हूँ। वो मुस्कुराकर लगातार मुझे देखे जा रही थी। मैंने कहा, दूसरी बात भी मुझे बता दो, आखिर दूसरी कौन सी ऐसी बात है जिससे तुम खुश हो? मैंने मुस्कुराकर उस लड़की से सवाल किया। वो लड़की कहने लगी, देखो मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर आ गई। एक अनाथ आश्रम से मैं एक परिवार में केयर टेकर की नौकरी करने लगी और उसके बाद मेरी मुलाकात आपसे हो गई। मैंने आज तक खुशी भरी जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन आज मैंने एक फैसला किया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब की बार अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रही हो। तो वो कहने लगी कि चौकीदार साहब, मेरा आप पर दिल आ गया है। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सपनों के राजकुमार हो। आज तक कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने मेरी मदद की तभी मैं समझ गई थी कि आप ही वो इंसान हो जो मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ लेकर आ सकते हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों की मदद करना अच्छे तरीके से जानते हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे आपसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया। आप मुझे एक्सेप्ट कर लो ताकि इस शहर में आपके साथ भी दूसरा रहने वाला कोई हो जाए और मुझे भी कोई साथी मिल जाए। मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आपका भी इस शहर में कोई नहीं। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। उस लड़की ने मेरे दिल की सारी बातें अपनी ज़बान से कह दी थी, क्योंकि मुझे भी उसको देखकर पहली नज़र में ही प्यार हो गया था।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की खुद आगे से मुझे शादी का प्रपोजल देगी। भला इतनी खूबसूरत लड़की के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कौन इंसान इनकार कर सकता था। मैंने तो उसके लिए सपने सजाने शुरू कर दिए थे। मैं उसका हाथ पकड़कर फौरन उसे रेस्टोरेंट लेकर चला गया। वहां जाकर हम दोनों ने अच्छा सा नाश्ता किया और उसके बाद अपने रूममेट्स को भी मैंने ये खबर सुनाई कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई है। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे शादी के लिए कहा है। मगर दीपिका ने मेरे रूममेट्स के सामने जाने से इनकार कर दिया। इस बात पर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि इस शहर में तो उसे कोई नहीं जानता था। शायद उसे लड़कों के सामने जाना पसंद नहीं होगा, तभी उसने इनकार कर दिया होगा। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिलहाल मैं दीपिका का हाथ पकड़कर उसे कोर्ट मैरिज के लिए ले गया था। वहां जाकर मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को कॉल की जो हमारे गवाह बन गए थे। इसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन टेंशन इस बात की थी कि मैं दीपिका को लेकर कहाँ रहूँगा, क्योंकि जिस रूम में मैं रहता था वहाँ पर तो पहले से मेरे साथ 3 लड़के रहते थे। लेकिन फिलहाल भगवान ने मेरी हेल्प कर दी और रहने का इंतज़ाम भी हो गया था। मैंने सिनेमा हॉल के मालिक को इस बारे में बताया और उनको ये भी बता दिया कि मैं अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाकर रखूँगा। इसलिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा कमरा दिलवा दिया और कहा कि जिसके पैसे तुम्हारी सैलरी से कट जाया करेंगे। मेरी शादी के बारे में सुनकर सिनेमा हॉल के स्टाफ के लोग भी खुश हो गए थे। मुझे रहने के लिए कमरा मिल चुका था। मैं और दीपिका इस घर में शिफ्ट हो गए थे। दीपिका को ये छोटा सा घर बहुत पसंद आया था, क्योंकि हमारी नई जिंदगी की नई नई शुरुआत हुई थी। दीपिका की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे और मैं दीपिका का पति बनकर खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। इसी तरह से हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी को 1 हफ्ता गुजर गया था और हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपनी वही चौकीदार वाली ड्यूटी पर सुबह को जाता और शाम को 6 बजे तक घर वापस लौट आता था। लेकिन इसी दौरान मैंने दीपिका के अंदर एक बात नोटिस की थी। वो बात ये थी कि दीपिका मेरे सामने बड़ा अजीब सा रिएक्ट करती थी, जबकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरे सारे काम भी किया करती थी। कभी कभी वो मुझसे कहती थी कि खाने के लिए राशन ख़त्म हो गया है, घर में राशन लाकर दे दो। लेकिन राशन के साथ साथ वो मुझसे फिटकरी भी मंगवाती थी। कभी कभी मुझसे पिज्ज़ा मंगवाती तो उसे खा लेती थी, लेकिन कभी कभी बड़े परहेज़ का खाना खाती थी। कहती कि मेरे पेट में दर्द है, इसीलिए परहेज़ का खाना खाती हूँ। लेकिन वो मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी, मुझे सर्व कर देती थी और उसके बाद खुद किसी न किसी काम में बिजी हो जाती थी। जब मैं उसे अपने साथ खाने की जिद करता तो कहती कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। न जाने मेरे सो जाने के बाद वो खाना खाती भी थी या नहीं। धीरे धीरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। हमारी शादी को लगभग 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब मैं चाहता था कि हमारा परिवार भी आगे बढ़े, हमारे भी बच्चे हों। मगर मेरी पत्नी अभी बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। एक दिन वो मोबाइल में मुझे एक ऐड दिखाने लगी और कहने लगी कि मैंने आपके बारे में कुछ सोचा है, कुछ ऐसा सोचा है जिससे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैंने बड़ी हैरानी से दीपिका की तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, क्या इस ऐड को देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? उसने मोबाइल को बंद करके एक साइड में रख दिया और कहने लगी, अरे नहीं, ये एक विदेश में नौकरी का ऐड है। मैं मोबाइल देख रही थी तो ये ऐड आ गया, सोचा कि मैं तुम्हें भी दिखा दूंगी। ज़्यादातर मैं ऐड के बारे में देखती रहती हूँ। तुम्हारी पत्नी ऐसी वैसी नहीं है, पढ़ी लिखी है, इसलिए मोबाइल में छोटी मोटी चीज़ों को पढ़ लेती हूँ। मेरी पत्नी बड़े एटीट्यूड में आकर ये बातें कर रही थी। मैं अपनी पत्नी की बातों पर हैरान रह गया। उसने न जाने कब से अपने दिल में ये ख्याल कर लिया था कि वो मेरे लिए नौकरी ढूंढेगी। अगले दिन उसने मुझसे कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स मंगवाए और मुझे अपने साथ लेकर पासपोर्ट वीज़ा बनवाने के लिए चली गई। मुझे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने उसके इस तरह के काम पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रही है। वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो कोई आईडी बनवा रही होगी। मैं अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसकी छोटी छोटी इन हरकतों को इग्नोर करने की कोशिश किया करता था। लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना पता था कि मेरी पत्नी मुझे दूसरी नौकरी पर लगवाने की जुगाड़ कर रही है। मेरी पत्नी पासपोर्ट ऑफिस से निकली तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। पूरे 1 महीने के अंदर अंदर मेरे वीज़ा का भी बंदोबस्त हो गया था। भगवान जाने ये सब वो किस तरह से कर रही थी, मगर जो भी हो रहा था मैं इस सब से बहुत खुश था।
मैंने सिनेमा हॉल से चौकीदार की नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और अपनी पत्नी के कहने पर मैं लंदन में नौकरी करने के लिए तैयार हो गया था और हम लोग लंदन जाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि लंदन जैसी जगह में नौकरी मिलना कोई मजाक बात नहीं होती। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा था कि उसने लंदन के किसी एजेंट से मेरी नौकरी के बारे में बात कर ली है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशनसीब समझ रहे थे। सच में तुम्हारी तो किस्मत का सितारा ही जाग गया है। पत्नी भी अच्छी मिल गई है और अब नौकरी भी अच्छी मिलने वाली है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी ही बदलने वाली है। लंदन जाने से पहले दीपिका ने मुझसे वादा लिया। कहने लगी कि लंदन जाने के बाद तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे पहले जैसा ही पति रहूंगा। वहां जाने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा और मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ जिसने मेरी इतनी मदद की। फिलहाल हम लोग लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो दीपिका के स्टाइल भी बदल गए थे। उसके बाद जब हम लंदन पहुंच गए तो दीपिका बहुत खुश और कॉन्फिडेंस में लग रही थी। वो मुझे लेकर एक बंगले में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंदन की हर जगह के बारे में जानती है। उसका कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही कह रहा था। मैं तो दीपिका को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने लंदन आते ही अपने कपड़े भी लंदन जैसे ही पहन लिए थे। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपने किसी जानने वाले के बंगले में लेकर जा रही है। मैं बंगले में जाकर एक तरफ को बैठ गया था और वो किसी कमरे में चली गई थी और कमरे में जाने के बाद वो बहुत देर के बाद बाहर निकली और दीपिका का इंतजार करते करते मुझे नींद आने लगी थी। मैं इस बंगले के अंदर दीपिका का इंतजार करते करते सो गया। ना तो दीपिका आई और ना ही इस बंगले का मालिक, जो कोई भी था, मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। मैं दीपिका का इंतजार करते हुए गहरी नींद में चला गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने फिर से बंगले के अंदर खुद को अकेला पाया था। मैंने जाकर अब कमरे के अंदर देखा, जिस कमरे में दीपिका गई थी, लेकिन उस कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं था। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो गया था और बाहर निकलकर दीपिका के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं यहाँ लंदन के रास्ते के बारे में नहीं जानता था। मुझे यहाँ की किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि दीपिका ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो बंगले के गेट के बाहर आई तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर बड़ा हैरान हो गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर आकर कितनी चेंज हो गई थी। उसके इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनने पर मुझे खुद को शर्म आ रही थी। दीपिका ने कहा कि हम इसी बंगले में रहेंगे। ये मेरी एक जानने वाली फ्रेंड का बंगला है। वो इस बंगले से गई हुई है, इसीलिए जब तक हम लोग यहाँ पर हैं इस बंगले में रह सकते हैं। मैं बंगले के अंदर चला गया और नहा धोकर मैं सोने के लिए लेट गया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। लेकिन जब मेरी आधी रात को आँख खुली तो दीपिका अपना सर पकड़े हुए बैठी हुई थी, जबकि बेड पर साइड में एक पर्स रखा हुआ था। मेरी नज़र जैसे ही उस पर्स की खुली हुई जिप पर पड़ी तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वो पर्स तो पैसों से भरा पड़ा था, जो कि लंदन की करेंसी के थे और कुछ पैसे हिंदुस्तानी करेंसी के थे। लेकिन इन पैसों का मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया था, जबकि दीपिका की तबीयत खराब लग रही थी। मैंने दीपिका से कहा कि दीपिका, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम यहाँ पर पहले भी आई हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे सच सच बता दो, क्या बात है? ये तुम्हारी कौन सी जानने वाली का बंगला है? बताओ, वो तुम्हारी कोई बहन है या फिर कोई फ्रेंड जिसके बंगले में हम रह रहे हैं? मैं बार बार दीपिका से सवाल कर रहा था, मगर दीपिका परेशान बैठी हुई थी। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। जब दीपिका ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं भी पलटकर सो गया था। सुबह जब मैं उठा तो मुझे दीपिका की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उसे गोद में लेकर पास वाले ही अस्पताल में चला गया। मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानता था, इसलिए मुझे करीब में अस्पताल नज़र आया तो मैं दीपिका को वहीं लेकर चला गया। वहाँ पर डॉक्टर ने दीपिका का ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर मुझे बताने लगे कि ये मैडम ड्रग्स लेती हैं, इसलिए ड्रग्स इनके दिमाग पर सवार हो गई है, जिसकी वजह से इनके सर में दर्द रहने लगा है। जब दीपिका होश में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम ड्रग्स लेती हो। मैं जब दीपिका पर चिल्ला रहा था तो वहाँ के डॉक्टर मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। डॉक्टर ने दीपिका से पूछा कि आपको कोई परेशानी है, तो दीपिका ने डॉक्टर को रोते हुए मेरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये मेरा पति है और ये अक्सर पागलों वाली हरकतें करता है। दीपिका की बात सुनकर डॉक्टर ने द वार्ड बॉय को इशारा किया।
उन्होंने आकर दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद मैं लंदन के पागल खाने में पहुंच चुका था। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे पागलों के बीच में बंद कर दिया गया था। यहाँ आने के बाद घबराहट की वजह से मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया था। दीपिका की ऐसी हरकतें देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि ये सब दीपिका ने क्या कर दिया था। उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, जबकि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मैं इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर यही कह रहे थे कि हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं। पागल खाने में मेरी तरह और भी 2-3 नॉर्मल लोग मौजूद थे। उन पागल आदमियों में से एक आदमी थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। 1-2 पागल लड़के भी उस आदमी से ठीक से बात कर रहे थे। उस आदमी ने अपने पास मुझे बुलाया और कहने लगा, तुम्हें क्या परेशानी है? तो मैंने उसे दीपिका की सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी पत्नी कोई आम लड़की नहीं है। वो लड़की लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी है। उसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। उसने तुम्हें ही नहीं बल्कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि मेरी उस लड़की के साथ शादी नहीं हुई थी। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। फिर मेरी बातें सुनकर वो आदमी मुझे तसल्ली देते हुए वो कहने लगा, यहाँ पर यही सब कुछ होता है। यहाँ की बिगड़ी हुई लड़कियाँ यहाँ से भाग जाती हैं और शहर शहर जाकर लड़कों को अपने झांसे में फंसाकर यहाँ लेकर आ जाती हैं। या तो वो उन लड़कों को यहाँ लाने के बाद उन पर इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले करवा देती हैं या फिर उन्हें पागल साबित करके इस पागल खाने में भिजवा देती हैं। क्या तुम जानते हो यहाँ की बिगड़ी हुई अमीर लड़कियों का क्या काम है? ये लड़कियाँ फिटकरी में ड्रग्स मिलाकर अलग अलग देश में और वहाँ के अलग अलग शहर में नशा बेचने के लिए जाती हैं और ख़ुद भी ड्रग्स लेती हैं। क्योंकि लंदन में फिटकरी नहीं मिलती, इसलिए ये लोग ज़्यादातर हिंदुस्तान जाकर फिटकरी खरीदते हैं और बहाने से वहाँ के लोगों को बहला फुसलाकर लंदन लाकर छोड़ देते हैं और इसी तरह से ये नशा इन लोगों के दिमाग पर सवार हो जाता है। एक के बाद एक ही अमीर बिगड़ी हुई लड़कियाँ लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म की तो दीपिका की एक एक बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। दीपिका ने भी मेरा इस्तेमाल किया था, जबकि मैं तो उसकी खूबसूरती में दीवाना होकर ये भी भूल गया था कि ये खूबसूरत और लाचार लड़की मुझसे शादी करने पर क्यों राज़ी हो गई थी। मगर अब मैं क्या कर सकता था? मैं इस अनजान देश में किसी को जानता भी नहीं था और इस बारे में अभी मेरे माता पिता को भी कुछ नहीं पता था। इसलिए खामोशी से मैं इस पागल खाने में पड़ा हुआ था। लेकिन जब 2 महीने गुजर गए तो मैंने देखा कि दीपिका खुद मुझे यहाँ से लेने के लिए आई थी और वो रो रो कर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मैं ये गलत काम करती थी क्योंकि मैं गलत संगतों में पड़ गई थी। दीपिका अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि मुझे ये तो पता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों और किस वजह से लेकर आई थी। अब मुझे ये भी बता दो कि तुम मुझे पागल खाने से छुड़ाकर क्यों लेने आई हो। दीपिका ने बताया कि तुम्हारे साथ गलत करने के बाद रोज़ मुझे अपनी गलती का एहसास होता था कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, तुमने मेरी कितनी मदद की। मैंने तुमसे झूठ बोला, फिर भी तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया था। मुझे मेरे फादर ने घर में कैद कर दिया था ताकि मैं अब इस तरह की हरकतें ना करूं, लेकिन रोज़ मुझे सपने में तुम नज़र आते थे और मैं देखती थी कि मेरी गलती की वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसलिए मैंने अपने फादर से कहा कि वो तुम्हें पागल खाने से छुड़वा दे। मैंने अपने फादर के आगे हाथ जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस वो मुझे घर से निकलने दे और किसी तरह से तुम्हें पागल खाने से छुड़ा दे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से लेकर मुझे मेरी उसी दुनिया में वापस ले जाओ जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी की नई नई शुरुआत की थी। फ़िलहाल मैंने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। दीपिका के फादर भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मैं उनकी बेटी को लेकर वापस हिंदुस्तान चला जाऊं। वो अब दोबारा अपनी बेटी को ये गलत काम करते हुए नहीं देखना चाहते थे। दीपिका के फादर भी इंडियन थे और उन्होंने अपना बिजनेस लंदन में कर लिया था, इसलिए वो लंदन में रहते थे। लेकिन अब जबकि दीपिका की शादी मेरे साथ हो गई थी, वैसे तो दीपिका ने ना जाने कितने लड़कों को बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन अभी तक उसने किसी के साथ शादी नहीं की थी। उसकी शादी सिर्फ मेरे साथ ही हुई थी, इसलिए दीपिका को मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई थी।
हम दोनों पति पत्नी वापस इंडिया आ गए थे और मैंने दिल्ली जाकर एक मकान खरीद लिया और दीपिका के फादर ने यहाँ पर मुझे कारोबार करने के लिए पैसे दे दिए थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपने नए घर में रहकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने गांव से अपनी माँ और बहनों को भी बुला लिया है और एक एक करके अपनी बहनों की शादी भी कर दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।